नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे कहानी नमक का दरोगा प्रेमचंद की। अब तक हमने कहानी की कथा वस्तु के बारे में जाना। अब इस कहानी के तत्वों के आधार पर हम वर्णन करते हैं। तो इस कहानी के जो तत्व हैं, जो कहानी के तत्व होते हैं, उनमें एक प्रथम कथानक होता है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उसके चरित्र चित्रण की। इस कहानी में दो चरित्र उभर करके आते हैं, एक तो पंडित आलोपीदीन और दूसरा मुंशी वंशीधर। इन दोनों के चरित्र के वर्णन में जो कहानी का शीर्षक है, वो कहानी का शीर्षक नमक का दरोगा है और नमक का दरोगा यहाँ पर मुंशी वंशीधर है। मुंशी वंशीधर सत्य आचरण करने वाला, अपूर्व त्याग जिनके अंदर समाहित है, कर्तव्य परायण और ईमानदारी आदि अनेक गुण उनके अंदर मौजूद है। पिता के द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ से डिगता नहीं है। उनके पिता जब उन्हें कहते हैं कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन घट जाता है, इसलिए ऐसा ओहदा, ऐसा पद प्राप्त करना जिससे ऊपरी आय हो, वो ईश्वर प्रदत्त होती है। लेकिन ये सारा होने के बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ से अडिग रहता है, डिगता नहीं है। वह एक जगह आलोपीदीन से साफ कहता है, मैं उनकी बात को उद्धृत करना चाहूंगा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। इतना ही नहीं, 20,000 रुपये रिश्वत देने पर भी वह टस से मस नहीं होता और उस धन के जादूगर को गिरफ्तार कर देता है। जिस कर्तव्य परायण पथ के लिए उन्हें भेजा गया था, वो पूर्ण एकनिष्ठ उनका पालन करता है। रात को जब सब सोते हैं तो रात को जाकर अपने विभाग की रक्षा करता है। वो नदी किनारे गाड़ियों को पकड़ता है। पंडित आलोपीदीन जिनके नाम से सब लोग थर्राते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी पहना करके कचहरी में लाता है और उस ईमानदारी के प्रसाद के रूप में उनको अपने पद से बर्खास्त भी होना पड़ता है। लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है, ईमानदारी की होती है और पंडित आलोपीदीन को उनके आगे झुकना पड़ता है। तो ये सारे के सारे गुण उस चरित्र में समाहित हैं जो नमक का दरोगा है, मुंशी वंशीधर। तीसरा इसका जो भाग है, संवाद या कथोकथन। कोई भी कहानी जब आगे बढ़ती है जब उसके पात्रों का एक दूसरे से संवाद हो, और वो संवाद परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। जिस तरह का भाव होता है, चाहे वो भाव आक्रोश हो, क्षोभ हो, प्रेम हो, हर्ष हो, उल्लास हो, शोक हो, विषाद हो, खिन्नता हो या उदासीनता हो, इन सारे भावों के साथ में एक पात्र और दूसरे पात्र के बीच की जो बातचीत है, वो समसामयिक या परिवेश युक्त होनी चाहिए, तभी वो कहानी सफल मानी जाती है। यहाँ पर पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर के बीच की जो वार्तालाप है, वो समय और परिस्थिति के मायने के अनुसार बदलती रहती है। कहानी में संवाद सरल हैं, सरस हैं, सहज, संक्षिप्त और स्वाभाविक हैं। पात्रों के मनोभावों के अनुसार, मन स्थिति के अनुसार इनके संवाद है जो संक्षिप्त और सरल है। चरित्रों के वास्तविक व यथार्थ रूप को व्यक्त करने वाले संवाद है। परिस्थितियां जिस तरह की होती है, पात्रों के मनोभाव जिस तरह के होते हैं, उनकी संवेदनाएं जिस तरह प्रकट होती है,
उसके अनुसार ही एक लेखक के द्वारा अपने पात्रों से कहलवाने वाले जो संवाद हैं वो होने चाहिए। और इस कहानी के अंदर चाहे वह अलोपी दीन के द्वारा की हुई बात हो, चाहे मुंशी बंशीधर की बात हो, चाहे बंशीधर के पिता की बात हो, वो समय और परिस्थिति के अनुसार यथार्थता को प्रकट करने वाले हैं। और उस यथार्थता को प्रकट करने वाले होने के कारण ये जो संवाद है नमक का दरोगा कहानी पर सटीक बैठते हैं, व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों को उजागर करते हैं। पंडित अलोपी दीन जो धन का मालिक है, अच्छे अच्छों को झुकाने की क्षमता रखता है। एक जगह जब गाड़ीवान जाकर के उन्हें सूचना देते हैं कि दरोगा ने उनकी गाड़ी को रोक ली है, वो निर्भय होकर के, निशंक होकर के अपने गाड़ीवानों से कहते हैं कि तुम चलो, मैं आता हूं। उन्हें इस बात का गरूर होता है, घमंड होता है कि मैं जब अच्छे अच्छों को झुका सकता हूं तो ये नौजवान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यहां इस तरह के संवाद है। दूसरी तरफ जब पंडित अलोपी दीन मुंशी बंशीधर के घर जाते हैं, उनकी ईमानदारी के कायल होकर के, और जिस प्रेम के साथ में, जिस विनम्र भाव के साथ में अपनी बात को कहते हैं, उसके कारण मुंशी बंशीधर का स्वाभिमानी होने के बावजूद वो झुकता है और उन्हें मजबूर होना पड़ता है पंडित अलोपी दीन की बात को मानने के लिए। तो समय परिस्थिति के हिसाब से व्यक्तित्व को निखारने वाले संवाद इस कहानी के अंदर मौजूद है। कहानी के जो संवाद है वो उद्देश्योन्मुख है, किसी न किसी उद्देश्य को प्रकट करने वाले हैं। भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है, उन चीजों को समझने में सहायता करती है। यहां पर हम कुछ संवादों को लेते हैं जो है तो संक्षिप्त लेकिन बहुत बड़ी बात कह देते हैं। जब मुंशी बंशीधर अलोपी दीन की गाड़ियों को पकड़ता है, अलोपी दीन विनम्र होकर के उनसे कहते हैं कि आप तो यहाँ के देवता हैं, हम तो आपको मिलने के लिए वैसे ही आ जाते, आपने क्यों तकलीफ की। वो उन्हें लालच देते हैं। बंशीधर कहते हैं कि असंभव बात है। अलोपी दीन 30,000 पर, क्या 40,000 पर भी नहीं। बदलू सिंह, सेठ मुंशी बंशीधर के शब्द, बदलू सिंह उस आदमी को अभी हिरासत में ले लो और मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ये जो सरल और संक्षिप्त जो संवाद है, वो सरल और संक्षिप्त संवाद इस कहानी को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब बंशीधर कि यहां पर अलोपी दीन अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, उन संवादों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना घर खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर से बोले पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे पद के मैं योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर के बोलते हैं, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो आपका दास हूं, आप जैसा कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए
एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से संवादों की भाषा संयत रूप में बदल जाती है और उस परिस्थिति में वो संवाद वो काम करते हैं जो उस कहानी को बढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं, जो एक पाठक के मन में की जिज्ञासा का भाव जागृत करते हैं। उस जमाने की बात है जब प्रेमचंद लिखना शुरू करते थे तो कहानी को यथार्थ से शुरू करते थे, लेकिन अंत में आते आते आदर्श पर खत्म, एक आदर्श अंत करते थे। और यहां भी उन्होंने वही किया। पंडित अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन करके सत्य की जीत दिलाई, ईमानदारी की जीत दिलाई और धन को सत्य के आगे झुकाया मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये जो संवाद है ये इस कहानी को बनाने में सहयोग करते हैं, चार चांद लगाते हैं। वातावरण विधान अगला जो इसका भाग है तत्व का। कहानी वही सफल मानी जाती है जो जिस काल में वह घटना घटित होती है, उस काल में घटित होने वाली घटना का पूर्ण विवरण उसी भाषा शैली में और उसी परिवेश में किया जाए जिससे उसकी यथार्थता में कोई संदेह नहीं हो। जिस जाति की घटना हो उस जाति के मनोभावों को, उसके रहन सहन, उसके आचार विचार, उसके संस्कार, उसके वार त्योहार, उन सारी चीजों का वर्णन उसी परिवेशगत में किया जाए, वो कहानी सफल मानी जाती है। और यहां पर नमक का दरोगा कहानी ये उस समय की कहानी है जो नमक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और नमक एक जो छोटी सी चीज है जिसको एक जनसाधारण की चीज मानी जाती है, उसके ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया और उस टैक्स की चोरी को बताया गया। और उस चोरी को रोकने के लिए जिस तरह ये नमक विभाग का गठन किया और भ्रष्टाचार की जो चरम स्थिति थी उस समय की, उन सारी चीजों का अवलोकन करके प्रेमचंद ने इस कहानी में समझाने का प्रयास किया। वो उस वातावरण की देन थी, उस समय और परिस्थिति की देन थी। एक उदाहरण के द्वारा मैं एक बात ये भी समझाने, जब वातावरण की बात चलती है तो उस वातावरण में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में गाड़ियां जब नदी पार करती है, उस नदी पार करने की गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज मुंशी वंशीधर को सुनाई देती है। उस समय स्थिति कैसी थी, दृश्य कैसा था, वातावरण कैसा था, मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और अपने उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास किया करते थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार कर रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा लगाया और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल से पार जाती हुई देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? तो ये उस वातावरण को उद्धृत किया गया है, इस वातावरण को बताया गया है जिस वातावरण में इस कहानी की रचना की गई है। अगला इस कहानी का जो तत्व है वह है भाषा शैली। ये वो जमाना था जब मुगल शासन का तो अंत हो गया था और अंग्रेजी शासन चल रहा था। मुगल शासन काल में अरबी, फारसी और उर्दू का बोलबाला रहा था। वो शासक चले गए, लेकिन उन शासकों के जाने के बाद भी वो भाषा शैली यहाँ की यहाँ बनी रही। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में उस भाषा शैली को अपनाया। इसके साथ प्रेमचंद की एक खासियत थी कि वो जब किसी चीज को, किसी मुद्दे को उठाते थे अपनी कहानियों के अंदर, तो वो मुद्दा जनसाधारण से युक्त होता था और उसको, क्योंकि वातावरण और परिवेश के अनुकूल उस कहानी को रूप देना है,
तो उस समय की भाषा, जन सामान्य की क्या भाषा हुआ करती थी, उस भाषा में उस कहानी की वो रचना करते थे। यहां नमक का दरोगा कहानी भी उन्होंने उस जन सामान्य की भाषा में रचित की। कहीं कहीं उसमें अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द इस कहानी में मिल जाते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ संस्कृत के शब्द भी इनके अंदर तत्सम शब्दावली लिए हुए होते हैं, जैसे कि विवेक, आवश्यकता, उपरांत, विरह कथा, आविष्कार, सर्वसम्मति, वृतांत, दुर्दशा, मुखर, स्वाभिमान, दंभ, सदाशय, अकारण आदि अनेक कुछ शब्द हैं जो तत्सम और तत्सम शब्द होने के कारण भी इसके अंदर आए हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से अरबी, फारसी और उर्दू का उस समय बोलबाला था, जो जन सामान्य की भाषा थी, और जन साधारण उन चीजों को समझता था, क्योंकि पाठक भी उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते थे जो जन सामान्य की बात उसके अंदर लिखी गई हो, जन सामान्य की भाषा में लिखी गई हो। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से इनमें सूक्तियों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से प्रेमचंद ने किया है। ऐसी ऐसी युक्तियां, सूक्तियां इसके अंदर की है कि जो परिस्थिति के अनुकूल हो। जैसे कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, वो एक दिन दिखाई देता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदा प्यास बुझती है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो इस तरह का जो सूक्तियों का प्रयोग है, जो उस कहानी में चार चांद लगाती है, प्रेमचंद की देन है। ये उनके वक्त शब्दों को जोड़ने की एक क्षमता है, जो पाठक के अंदर एक रुचि पैदा करता है, एक रोचकता पैदा करता है, एक जिज्ञासा पैदा करता है कि वो उस चीज को आगे बढ़ने की ललक जागृत हो सके। ऐसी खूबी प्रेमचंद के अंदर मौजूद थी, और वो जन सामान्य की चीजों को ही अपनी लेखनी में लेते थे, जिससे लोग उसे आसानी से समझ सके। उनकी भाषा में बीच बीच में लाक्षणिकता और चित्रात्मकता का वर्णन भी हुआ करता था। भाषा की चित्रात्मकता का एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी करने के लिए दौड़े। पंडित अलोपीदीन जैसे ही मुंशी जी के घर जाते हैं, और उस समय का जो परिदृश्य था, बैल किस तरह के थे, बैलों की किस तरह सजावट की थी, रथ कैसा था, तो ये जो चित्रात्मकता था, शब्द की चित्रात्मकता, जिसको पढ़ करके एक बार पाठक के सामने वो दृष्टि पटल पर वो चित्र सामने उपस्थित हो जाता है जिस चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये गुण, ये लाक्षणिकता और चित्रात्मकता का गुण यहां पर मुंशी प्रेमचंद की लेखनी में निश्चित रूप से है, जो नमक के दरोगा में निकल करके सामने आया है। अंतिम जो कहानी का तत्व है, उद्देश्य। कोई न कोई कहानी लिखी जाती है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। लोग उस कहानी को मनोरंजन के लिए निश्चित रूप से पढ़ते हैं, लेकिन मनोरंजन के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है, जो लेखन अपनी लेखनी में बद्ध करके पाठकों को परोसता है। यहां पर नमक के दरोगा में धर्म और धन के द्वंद्व को उभारा है। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, ईमानदारी अपनी जगह है, कर्तव्य परायण अपनी जगह है, लक्ष्मीपति अपनी जगह है, शासन प्रशासन अपनी जगह है, न्यायिक व्यवस्था अपनी जगह है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जो प्रेमचंद यह दिखाना चाहता है, धर्म और धन दोनों के बीच का संघर्ष, और उस संघर्ष में एक बार धन की विजय होती है और अंत में धर्म और सत्य की विजय होती है। प्रेमचंद अपनी कहानी में यथार्थता लाते हैं, उस वास्तविक परिदृश्य को पाठक के सामने उपस्थित करते हैं, और उस परिदृश्य को उपस्थित करके उसका अंत भी करते हैं, और अंत में
एक ऐसा अंत, सुखद अंत करते हैं जो पाठक के हृदय में सुकून पैदा करता है। पाठक को कहानी पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि निश्चित रूप से धन की विजय होगी, धर्म हार जाएगा, सत्य हार जाएगा। लेकिन पंडित अलोपीदीन को झुका करके मुंशी प्रेमचंद मुंशी वंशीधर के सम्मान और स्वाभिमान को बचाता है, उसकी ईमानदारी, उसकी सत्यता को बचाता है। और यही इस कहानी का उद्देश्य है कि धन चाहे कितना भी हो, निश्चित रूप से एक दिन उसे सत्य और धर्म के आगे झुकना ही होगा। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जो प्रेमचंद बताना चाहता है। अब अंतिम इस तथ्य में, इस तत्वों के अंदर हम जोड़ सकते हैं कि इस कहानी के शीर्षक का औचित्य क्या है, नमक का दरोगा। दोस्तों, कहानी का शीर्षक की जब रचना की जाती है तो उसके 8 आधार हो सकते हैं। वो 8 आधार वस्तु निर्देशात्मक, चरित्र निर्देशात्मक, कार्य व्यापार शोधक, मनोभावी व्यंजक, व्यंजनात्मक, प्रकृति बोधक, धर्म स्थान बोधक और रूढ़ि बोधक होते हैं। इन 8 में से किसी न किसी एक आधार पर कहानी का शीर्षक नियुक्त किया जाता है। यहां पर जो कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा, कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर। लेकिन कहानी का अंत आदर्श रूप में होता है और उस आदर्श रूप में नमक के दरोगा की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ईमानदारी की विजय होती है, कर्तव्य निष्ठता की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। और उस धर्म की विजय होने के कारण, क्योंकि अगर यहां पंडित अलोपीदीन के चरित्र को ध्यान में रखकर के कहानी की रचना की जाती तो कहानी सफल कैरेक्टर नहीं मानी जाती थी, सफल चरित्र या सफल शीर्षक उसका नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर सत्य की विजय, धर्म की विजय, कर्तव्य परायणता की विजय, इसकी विजय को प्रकट करने के लिए नमक के दरोगा के पात्र की रचना प्रेमचंद ने की है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ये सटीक बैठता है। हमने आज कहानी की तात्विक समीक्षा की, नमक के दरोगा की। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले एपिसोड में, नमक के दरोगा का जो अंतिम एपिसोड होगा, उसमें हम इसके मुख्य चरित्र, मुंशी प्रेमचंद के चरित्र की कौन कौन सी खूबियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।